बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। सबसे पहले तो आप तमाम देखने वालों को आज़ाद डिजिटल मीडिया पर खुशामदीद कहेंगे। आज के इस प्रोग्राम में नाज़रीन दो अहम खबरों पर आप नाज़रीन के साथ जो डिटेल्स हैं उस पर डिस्कस करेंगे, वो तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। एक तो आपको ये बताएंगे कि जो आज इद्दत निकाह केस में इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के जो सस्पेंशन की एप्लीकेशनें थी उनको रद्द कर दिया गया। इमरान खान साहब को रिहाई देने से जज साहब ने इनकार कर दिया, तो इसकी वजह क्या बनी है, अंदर की खबर क्या है, बतौर कोर्ट रिपोर्टर मेरी अपनी असेसमेंट क्या कहती है। और मैंने आज सुबह ये 3 बजे फैसला सुनाया गया है। इस फैसले से गलबन कोई 5 या 6 घंटे पहले मैंने क्या ट्वीट किया था वो भी आप देखने वालों के सामने रखूंगा। और फिर हम बात करेंगे जो आज सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलों पर जो समाअत हुई है, जिसमें आज एक मरतबा फिर जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं सिकंदर बशीर मोहम्मद, उनकी तरफ से जज साहबान को निशानदही की गई कि जनाब आला, हजूर आला, माय लॉर्ड, आप जिस मुकदमे की बात कर रहे हैं वो मुकदमा तो अदालत के सामने है ही नहीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो मुकदमा लेके आई है वो डिफरेंट है, और आपकी तरफ से जो सवालात पूछे जा रहे हैं उन सवालात का इस केस के साथ कोई ताल्लुक, कोई लेना देना, कोई लिंक नहीं बनता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इद्दत निकाह केस की, लेकिन प्रोग्राम का आगाज करने से पहले आप नाजरीन से हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको आपने लाइक भी करना है और अपने दोस्तों के साथ हमारी इस वीडियो को आपने शेयर भी करना है। आपकी यही सपोर्ट ही हमें दरकार है। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज करते हैं। मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा कि जब मैं ये खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूं तो साथ में मेरा जो आज सुबह कोई 9:30 बजे के बाद का एक ट्वीट है वो साथ में जरूर लगा दें, जिसमें मैंने ये लिखा कि आज जो इद्दत निकाह केस का फैसला जज अफजल मंजूका साहब सुनाने जा रहे हैं दिन 3 बजे। ये फैसला तो जज साहब सुनाएंगे, इस दरखास्त के ऊपर, सस्पेंशन की एप्लीकेशन के ऊपर तो फैसला महफूज हुआ है, फैसला सुना दिया जाएगा। लेकिन नुक्ता मैंने ये रखा कि जब जज साहब ये ऑर्डर कर चुके हैं, ये फैसला सुनाने से पहले के जो मरकजी अपीलें हैं इमरान खान साहब की, बुशरा बीबी साहबा की, जिसमें दोनों को सजा हुई 7 साल की, जब वो जज साहब ने 2 जुलाई के लिए समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब का ऑर्डर, जज साहब का हुक्म मौजूद है कि आपने 8 जुलाई तक इन मरकजी अपीलों का फैसला करना है, यानी इमरान खान साहब की, बुशरा बीबी साहबा के जो इद्दत निकाह केस में जो सजा है वो बरकरार रखनी है या उसको कलअदम करार देना है, इमरान खान साहब की अपीलों को एक्सेप्ट करना है। तो जब 8 जुलाई तक मरकजी केस का फैसला होने जा रहा है और 2 जुलाई से मरकजी अपीलों पर समाअत का बाज़ाब्ता तौर पे आगाज हो जाएगा, तो नुक्ता मेरा ये था, खबर मेरी ये थी, तो फिर आज 27 जून को कैसे मुमकिन है कि आज सजाएं जो है वो सस्पेंड कर दी जाएं, जब 5 दिन के बाद मरकजी केस शुरू होगा और 10 दिन के बाद मरकजी केस ही डिसाइड हो जाए, तो फिर जवाज बनता नहीं था। तो खबर यही थी कि आज जो स्मेल मैं कर रहा था वो यही था कि आज इमरान खान साहब की जो सेंटेंस है इद्दत निकाह केस में, बुशरा बीबी साहबा की जो सेंटेंस है वो आज सस्पेंड नहीं होगी, दोनों की बरियत नहीं होगी। तो नाज़रीन वही फैसला जज साहब ने सुनाया कि सस्पेंशन की एप्लीकेशन मुस्तरद कर दी गई है, इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहबा की बरियत नहीं हुई है, और तफसीली फैसला जो है वो जज साहब की जानिब से बाद में जारी किया जाएगा, यानी एक आध दिन में, या हो सकता है कि आज लेट आवर्स में ये फैसला जारी कर दिया जाए तो उसमें तमाम तफसीलात भी सामने आ जाएंगी। एक तो नाज़रीन ये मामला है। दूसरा नाज़रीन जो आज सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट 13 रुकनी फुल कोर्ट ने जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलों पर समाअत की है। आज 11:30 बजे का वक्त था, लेकिन आज 15 मिनट ताखीर से अदालती कार्रवाई का आगाज हुआ। इलेक्शन कमीशन के वकील अब ने अपने दलाइल का दोबारा से आगाज किया, जिसमें सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब की तरफ से बताया गया कि जो पीटीआई के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 81 जो उम्मीदवार हैं, जो एमएनए बने हैं आजाद हसीयत में और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जो शामिल हुए हैं, उन तमाम के जो फॉर्म्स हैं, उन तमाम नॉमिनेशन फॉर्म्स की डिटेल अदालत के रिकॉर्ड पे ला के रख दी गई है। और फिर जो साहबजादा हामिद रजा साहब हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह, उनसे मुतल्लिक भी बताया गया कि उनका जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो क्या बताता है, वो भी अदालत के ऊपर तमाम डॉक्यूमेंट्स, तमाम डिटेल अदालत के रिकॉर्ड पे लाई जा चुकी है। काजी फैसल साहब ने उनसे पूछा कि जब पीटीआई के जो फॉर्म 66 हैं उससे मुतल्लिक कोई डॉक्यूमेंट्स आपने पेश किए हैं, तो उस पर उनसे कहा गया कि वो चीजें भी आपके रिकॉर्ड पे लाई जाएंगी। इसके बाद अली सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब ने अदालत को यह बताया कि जो फॉर्म है अपने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह चेयरमैन साहबजादा हामिद रजा साहब, उनका अगर नॉमिनेशन फॉर्म देखा जाए तो जब उन्होंने ये नॉमिनेशन फॉर्म भरा तो उसमें उन्होंने ये लिखा कि ताल्लुक मेरा तो पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से है, लेकिन इत्तेहाद मेरा जो है
वो तहरीक इंसाफ से है। फिर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि जब 13 जनवरी की डेट आती है, अब नॉमिनेशन फॉर्म के कॉलम में तो लिखते हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ अलायंस है, लेकिन 13 जनवरी को वो तहरीक इंसाफ नजरियाती का डिक्लेरेशन जमा करवाते हैं और कुछ ही देर के बाद एक नई एप्लीकेशन तहरीरी तौर पे यानी एक एप्लीकेशन देते हैं जिसमें ये कहते हैं कि मुझे या तो बल्ले का निशान दे दिया जाए, अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाता है तो बल्ला दे दें, अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आता, अगेंस्ट फैसला आ जाता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, तो फिर मुझे आप शटल कॉक का इंतखाबी निशान दे दें। तो इस पे इलेक्शन कमीशन के वकील की दलील ये थी कि इन्होंने खुद लिख के दिया कि मुझे आप शटल कॉक का दे दें, तो शटल कॉक दस्तयाब नहीं था, तो हमने इनको जो दस्तयाब एक मुनासिब इलेक्शन सिंबल था टावर का वो दे दिया गया जनाब साहबजादा हामिद रजा साहब को। उन्होंने इलेक्शन लड़ा, वो जीत गए। तो उसके बाद वो 3 दिन में जब दूसरी सियासी जमात में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होते हैं तो खुद वो लेटर लिखते हैं, उस लेटर में एतराफ करते हैं कि मैं आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा हूं, आज़ाद हैसियत में NA 104 से जीता हूं, तो ये हमारा फैसला नहीं था आज़ाद होने का, ये उन्होंने तहरीरी तौर पर आखिरी वक्त में जब वक्त गुजर रहा था 13 जनवरी की आखिरी मयाद थी तो खुद तहरीरी तौर पे RO से रिक्वेस्ट की कि मुझे आप जो है बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि अपनी पार्टी का भी नहीं मांगा, साहबजादा हामिद रजा साहब ने अपनी पार्टी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का इंतखाबी निशान भी नहीं मांगा, उन्होंने मांगा शटल कॉक। तो इस पे नाज़रीन फिर मंदू खेल साहब ने उनसे ये सवाल पूछा कि इसमें तो साहबजादा हामिद रजा साहब ने कहीं लिख के नहीं दिया कि वो अपना जो डिक्लेरेशन है उससे दस्तबरदार हो रहे हैं। पहले आपसे उन्होंने बैट का मांगा, बैट उनको आपने नहीं दिया, तो फिर उन्होंने आपसे शटल कॉक मांग लिया। इस पे नाज़रीन फिर इलेक्शन कमीशन के वकील का यह कहना था कि ये आज़ाद डिक्लेयर हमने नहीं किया, बल्कि वो खुद अपने रिटन एप्लीकेशन के साथ आज़ाद डिक्लेयर पाए हैं और फिर 3 दिन के बाद उन्होंने अपनी सियासी जमात में शामिल होने की दरख्वास्त भी दी। इसके आगे चल के नाज़रीन जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने उनसे यह सवाल पूछा कि ये तो आप वो पोजीशन बता रहे हैं जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोगों की तरफ से है, इलेक्शन कमीशन अपनी पोजीशन बताए। इलेक्शन कमीशन जो है वो साहबजादा हामिद रजा की पोजीशन ना बताया कि उनकी क्या पोजीशन है। इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला कैसे किया इनको आजाद डिक्लेयर करने का, जब वो नॉमिनेशन पेपर में लिख रहे हैं कि उनका ताल्लुक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से है, तो क्यों उनको आजाद डिक्लेयर किया गया। जिससे जमाल खान मंदोखेल साहब ने यह सवाल पूछा इलेक्शन कमीशन के वकील से कि आप ये बताएं कि क्या एक शख्स जब नॉमिनेशन पेपर फाइल कर देता है और नॉमिनेशन पेपर उसकी स्क्रूटनी मुकम्मल होने के बाद जब हतमी तौर पे मंजूर हो जाते हैं तो एक डेट होती है जिसमें आप अपने नॉमिनेशन पेपर वापस ले सकते हैं। जब नॉमिनेशन पेपर वापस लेने की डेट भी गुजर जाए तो इलेक्शन कमीशन किसी कैंडिडेट को यह इजाजत कैसे दे सकता है कि वो अपनी जमात को दूसरी जमात में स्विच कर जाए। यानी मंदोखेल साहब ये कह रहे थे कि जो तहरीक इंसाफ के लोग थे उन्होंने तो तहरीक इंसाफ का सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन दिया था, उसके बाद जब डेट गुजर गई 13 जनवरी की तो आप उनको कैसे आजाद डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर इस बात की इजाजत दी जाए विड्रॉल की जो डेट है उसके गुजरने के बाद, इस तरीके से तो एक सियासी जमात का जो कैंडिडेट होगा जिसको वो सियासी जमात टिकट भी जारी करेगी, सर्टिफिकेट भी जारी करेगी, तो वो कल को वो सर्टेन डेट गुजरने के बाद दूसरी सियासी जमात में चला जाए तो वो पहले वाली सियासी जमात के कैंडिडेट का क्या बनेगा, वो अपना कैंडिडेट फिर कहां से लाएंगे। अगर आप एक मखसूस डेट गुजरने के बाद भी उम्मीदवारों को एक जमात से दूसरी जमात में जंप करने की इजाजत देंगे। इसके बाद नाज़रीन जस्टिस आयशा मलिक साहब ने सवाल पूछा कि अगर तजाद था साहबजादा हामिद रजा साहब के नॉमिनेशन पेपर में तो फिर वो अपने कॉलम ए में लिखते हैं कि उनका ताल्लुक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से है, तो उन्हें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का आपने इंतखाबी निशान क्यों नहीं दिया। तो इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि उन्होंने मांगा ही नहीं, वो खुद डिमांड कर रहे हैं कि बल्ले का दिया जाए या मुझे शटलकॉक दे दें। इसके नाज़रीन आगे चल के काजी फैसल साहब ने फिर यहां पे मिसाल पेश की कि मैं एक मिसाल तो पेश करूंगा, उसको कोई एडमिट करे या ना करे। एक ये होता है कि आप शादी करना चाहते हैं, शादी करना आपकी चाहत है, लेकिन दूसरी तरफ जो है लड़की की अपनी चाहत होगी कि वो आपके साथ शादी करना चाहती है, नहीं शादी करना चाहती। यानी काजी फैसल साहब ये कह रहे थे कि अगर आप एक सियासी जमात का डिक्लेरेशन दे देते हैं कि आपका ताल्लुक ABC XYZ फलां जमात से है, लेकिन वो जमात आपको डिक्लेरेशन नहीं देती और आपके नॉमिनेशन पेपर में तजाद मौजूद हो तो क्या इस सूरत में वो जो नॉमिनेशन पेपर जिसमें तजाद आया है, जिसमें कंट्राडिक्शन आ गई है, क्या वो रिजेक्ट नहीं हो सकते। तो इस पर नाज़रीन इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि जो भी इसमें कुछ क्वेश्चन थे उन तमाम चीजों को पसे पर्दा रखते हुए, साइड पे रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने तो भरपूर कोशिश की है कि जिन कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए हैं वो इलेक्शन लड़ सकें, इलेक्शन में हिस्सा ले सकें। जैसे याया अफरीदी साहब ने नाज़रीन इलेक्शन कमीशन के वकील से यह सवाल किया कि आप ये बताएं कि PTI के जिन कैंडिडेट्स ने डिक्लेरेशन दिया कि उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है
और फिर डिक्लेरेशन के बाद उन्होंने पीटीआई का, इमरान खान साहब की जमात का सर्टिफिकेट भी लगा दिया और वो सर्टिफिकेट से दस्तबरदार भी नहीं हुए उन लोगों को, उन उम्मीदवारों को इलेक्शन कमीशन ने कैसे आजाद डिक्लेयर किया। जब नाज़रीन ये सवाल किया याया फरीदी साहब ने, तो जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब ने यह कहा इलेक्शन कमीशन के वकील से कि आप जज साहब के सवाल का जवाब भी दें, लेकिन साथ में यह भी बताएं कि जो आपने डिटेल जमा कराई हैं 81 उम्मीदवारों के नॉमिनेशन पेपर के हवाले से, उसमें जो आपने चार्ट बनाया है, इस चार्ट के मुताबिक 35 ऐसे हैं 81 में से। अब नाज़रीन बड़े गौर से सुनने की बात है कि 81 जो एमएनए आजाद मुंतखब हुए हैं, उसमें से 35 अरकान असम्बली के नॉमिनेशन पेपर में किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का कॉलम खाली छोड़ा गया है। यानी उन्होंने बताया ही नहीं, उन उम्मीदवारों ने जो कि अब एमएनए बन चुके हैं, अपने नॉमिनेशन पेपर में लिखा ही नहीं कि उनका ताल्लुक किस सियासी जमात से है। और 65 ऐसे हैं 81 में से जिन्होंने इंतखाबी निशान का जो कॉलम है वो खाली रखा, उसमें कोई भी इंतखाबी निशान मुतलका रिटर्निंग अफीसर से नहीं मांगा। और 6 नाज़रीन सिर्फ ऐसे निकले तहरीक इंसाफ के लोग जिन्होंने डिक्लेरेशन भी पीटीआई का दे रखा था, जिन्होंने सर्टिफिकेट भी दे रखा था। उस पर याया फरीद साहब ने बताया कि चलें 81 को छोड़ें, ये जो 6 है इनको इलेक्शन कमीशन की जानिब से मखसूस नशिस्तें क्यों नहीं दी गई। तो उस पर इलेक्शन कमीशन का वकील का वही जवाब था जो वो बार बार कह रहे थे कि देखें, ये जो फैसला हुआ आजाद डिक्लेयर करने का, जब आखिरी डेट थी, जब इंतखाबी जो निशान है वो अलॉट होना था, इन्होंने खुद जाकर रिटर्निंग ऑफिसर को कहा कि हमें फलां इलेक्शन सिंबल दे दें, हमें फलां ना दें, फलां दे दें। तो जब इन्होंने एक कॉमन सिंबल नहीं लिया, इनका कॉमन सिंबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बनता नहीं था, तो फिर ये अपने रिटन एप्लीकेशन या वर्बल जो इनकी रिक्वेस्ट थी उसके नतीजे में आजाद डिक्लेयर पाए। सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब ने यह जब जिक्र किया तो जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से, काजी फायसा की तरफ से, साबिक जो हमारे सदर पाकिस्तान है अलवी साहब का जिक्र हुआ। काजी फायसा साहब ने कहा, क्योंकि मुनीब अख्तर साहब ने कहा था कि 22 दिसंबर को जब आखिरी डेट थी नॉमिनेशन पेपर फाइल करने की या स्क्रूटनी की लिस्ट फाइल करने की, तो उस वक्त सदर कौन था, उस वक्त हुकूमत किसकी थी, सियासी हुकूमत थी, निगरान हुकूमत थी। इलेक्शन कमीशन भी और निगरान हुकूमत ऐसे ही न्यूट्रल थी जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान था, जिस पर कमरा अदालत में कुछ कह के भी लगे। तो काजी फायसा साहब ने कहा कि अगर उन सदर साहब की अगर बात करें तो क्या उनके पास जो अख्तियार था इलेक्शन की डेट देने का, क्या उन्होंने इलेक्शन की डेट दी, अपना अख्तियार इस्तेमाल किया। सदर मोहतरम यानी साबिक जो सदर हैं अलवी साहब दुनिया भर की बातें तो करते थे लेकिन इलेक्शन की डेट नहीं देते थे। इलेक्शन की डेट, और ये इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट की वजह से हुआ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से हुआ। और फिर अतहर मिनल्ला साहब ने कहा, वैसे नाज़रीन आज की समात में मुझे एक और चीज याद आई है, मुनीब अख्तर साहब ने यह भी कहा कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, पीछे एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से हम उस फैसले के पीछे खड़े हैं। यानी उस फैसले की, ये तो जज साहबान कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने गलत इंटरप्रिटेशन की है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ये आज मैंने अपने गुनाहगार कानों से सुना कि मुनीब अख्तर साहब ये कह रहे थे। और कल अतहर मिनल्ला साहब ने भी कहा था कि हम ये वो जो फैसला है पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से, उसकी कानूनी हैसियत पे कोई सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन ने उनको आजाद क्यों डिक्लेयर किया। उस पर इलेक्शन कमीशन के वकील का अपना जवाब है। अब नाज़रीन ये जो बहुत सारे सवालात हो रहे थे, क्या आपने इनको आजाद कैसे डिक्लेयर किया, इनके तो नॉमिनेशन पेपर में ये लिखा गया था, फलां के नॉमिनेशन पेपर में ये था, तो आप उन नॉमिनेशन पेपर को देखते, उनकी वर्बल या उनकी जो रिटर्न रिक्वेस्ट थी उसको आपने क्यों देखा। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने 3-4 बड़ी अहम बातें की, जिस पर कमरा अदालत में, जैसे मैंने कल कहा था कि सन्नाटा छा गया, खामोशी छा गई। आज भी कुछ लम्हे के लिए ऐसी सूरत हाल बनी जब सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, इलेक्शन कमीशन का यह काम नहीं कि सियासी जमातों को कानूनी या आईनी एडवाइस करना शुरू कर दें कि आप नॉमिनेशन पेपर ऐसे फाइल करेंगे, नॉमिनेशन पेपर में फलां कॉलम में फलां लिखेंगे और इस तरीके से लिखेंगे, क्या तरीकाकार होगा ये बताना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये जो जज साहबान की तरफ से सवालात पूछे जा रहे हैं, ये तो केस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का है ही नहीं। उन्होंने कहा कि जो पेशावर हाई कोर्ट के 5 जजेस ने फैसला दिया मुतफिका तौर पे, जिसमें इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा गया, वो मुतफिका फैसला है। ये जो जजेस सवालात पूछ रहे हैं, मेरे दलाइल को उठा के बाहर तो नहीं फेंक दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने एक और भी बात कही, उनका लाइटर नोट पे, कि जो राय 81 मेंबर की है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, उससे मिलती जुलती राय जो जज साहबान सवालात पूछ रहे हैं, अब नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन लग रहा था कि वो अतहर मिनल्ला साहब की बात कर रहे हैं शायद, या मुनीब अख्तर साहब की बात कर रहे हैं, या आयशा मलिक साहबा की बात कर रहे हैं कि उन 81 अरकान की और जो जजेस की सोच है वो आपस में बड़ी कॉमन है, उनका मैं लाइटर नोट पे बात कर रहा हूं। लेकिन बाद में उन्होंने बड़े, वो कहते हैं ना कि एक
बरहम तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा अंदाज था जिसमें वो कह रहे थे, कमरा अदालत में खामोशी भी हुई, कि आप वो सवाल पूछें जो आर्टिकल 185(3) के मुकदमे से मुतल्लिक है। ये पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील है, और जो मुकदमा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कह रही है कि हमारे पास आजाद अरकान शामिल हुए हमारी जमात में, हमें मखसूस नशीसें दी जाएं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मुकदमा नहीं है कि ये जो आजाद अरकान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे और तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से हमारी जमात में शामिल हुए, ये तो मुकदमा है ही नहीं। बल्कि उन्होंने तो यहां तक कहा इलेक्शन कमीशन के वकील ने कि ये ऑब्जर्वेशन दे के ये बात क्या है कि आप तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मुकदमा तबाह कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल जब कुछ और सवालात हुए तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि मुझे थोड़ी स्पेस दें, आपके तमाम सवालों के जवाब दूंगा। तो अदालत ने कहा कि फिर 11:30 बजे तक जो है इस केस की समाअत को मुलतवी करते हैं। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हमें नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।